पिछले पार्ट में यांग काय को सोल स्टोन से एक फर्नेस मिला था जिसके लिए उसे 2 तरह की मेडिसिन चाहिए थी। वो तुरंत ही अपने लिंग ह्याओ पेविलियन के पास वाले माउंटेन पर उन मेडिसिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसने मिस्टर मेंग से एक किताब भी ले ली थी जिसमें मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। इसके बदले वो मिस्टर मेंग को भी उनकी बताई हुई कुछ मेडिसिन लाकर देगा, जिस वजह से उसे ये किताब फ्री में मिल जाती है। हालांकि उस माउंटेन में यांग काय पर एक जंगली सुअर हमला कर देता है, लेकिन असल में ये सुअर एक शिकारी के जाल से बचकर भाग रहा था। वैसे अब वो शिकारी भी वहाँ आकर यांग काय की मदद करता है। यहाँ वो शिकारी और उसका बेटा उस सुअर को पकड़ना चाहते थे। बाद में यांग काय और वो दोनों मिलकर उस सुअर को हरा देते हैं। इसके बदले शिकारी यांग काय को अपने साथ डेथलैंड ले जाता है। ये वो जगह थी जहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते। यांग काय उस जगह इसलिए आया था क्योंकि उसे अपनी मेडिसिन इसी जगह पर मिल सकती है। अब वहाँ पहुँचते ही उसे डेड वुड ग्रास मिल जाती है, लेकिन अभी भी उसे 3 लीफ सोल फ्लावर नहीं मिला था। वैसे अभी रात होने वाली थी, इसलिए वो अभी के लिए वहीं रुक जाता है। हालांकि जब सुबह उठकर वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से कल्टीवेशन कर रहा था, तभी उसे उस शिकारी और उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब आगे तो अभी के पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांग काय अभी उस आवाज का पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक ही वो आवाज रुक जाती है। ये सुनकर यांग काय थोड़ा सा डर गया था। वो सोच रहा था कि काश शिकारी और उसके बेटे को कुछ हुआ ना हो। वैसे अब भागते भागते वो एक गुफा के सामने पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि अभी एक स्पाइडर बीस्ट एक बॉडी जिसे पूरी तरह से स्पाइडर वेब से कवर किया गया है, उसे खींचते हुए अपनी गुफा के अंदर ले जा रहा है। अभी यांग काय को नहीं पता कि वो बॉडी किसकी है, लेकिन यांग काय तुरंत ही उस स्पाइडर बीस्ट की तरफ एक पत्थर फेंककर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। हालांकि वो स्पाइडर बीस्ट अभी यहाँ यांग काय पर हमला करने वाला था, लेकिन उसी दौरान यांग काय को वहाँ एक मशाल दिखती है, जिसे उठाकर वो स्पाइडर बीस्ट को डरा देता है। इससे वो स्पाइडर बीस्ट उस बॉडी को छोड़कर वापस अपनी गुफा में लौट गया था। इसलिए अब यांग काय तुरंत ही उस बॉडी के पास आकर से स्पाइडर वेब हटाना शुरू कर देता है। वैसे अब यांग काय को पता चलता है कि ये तो वही शिकारी है। हालांकि अभी उन स्पाइडर वेब के बीच बनी हुई गैप की वजह से वो सांस ले पा रहा था, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। लेकिन जैसे ही यांग काय उसके मुंह पर से वेब हटाता है, तो वो शिकारी मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसे अभी अपने बेटे की चिंता हो रही थी। ये देख यांग काय उससे पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। हालांकि शिकारी अभी आंख बंद कर मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर यांग काय की आवाज सुनकर जैसे ही वो आंख खोलता है, तो सामने यांग काय को देखकर रोने लगता है और कहता है कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। वो मॉन्स्टर मेरे बेटे को इसी गुफा में लेकर गया है। ये सुनते ही यांग काय अपनी मेडिसिन की वो बास्केट वहीं फेंकते हुए उस मशाल को लेकर सीधा गुफा के अंदर भाग जाता है। वहाँ अभी इस बीच वो शिकारी बाहर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि थोड़ा संभल कर, क्योंकि वो स्पाइडर बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यांग काय तो उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देता और सीधा गुफा के अंदर चला जाता है। यहाँ अभी अंदर भागते हुए यांग काय का पैर एक हड्डी पर पड़ चुका था, जिससे यांग काय थोड़ा सा हैरान था, लेकिन वो समझ चुका था कि वो स्पाइडर बीस्ट यहाँ आने वाले सभी लोगों को इसी तरह से जाल में फंसाकर यहाँ लाता है और उन्हें खा लेता है। वैसे अब इसके बाद यांग काय फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है। वैसे यहाँ उसके पैरों की आवाज की वजह से उस गुफा में रह रहे चमगादड़ तेजी से बाहर की तरफ निकलते हैं, जिनके कारण यांग काय थोड़ा सा घबरा गया था। इससे उसका पैर पीछे एक गड्ढे में पड़ जाता है, जिस कारण यांग काय नीचे गिरने लगा था। वैसे यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी बड़े से बीस्ट का स्केलेटन हो। हालांकि इसकी वजह से यांग काय सीधा ही आकर नीचे गिरता है, जहाँ यांग काय के सामने वही स्पाइडर बीस्ट था। वैसे अभी उस स्पाइडर बीस्ट ने यांग काय को देखा नहीं है, वो तो अभी अपने काम में बिजी है। यांग काय को भी अभी जब तक उस शिकारी के बेटे का पता न लग जाए, तब तक वो स्पाइडर बीस्ट के सामने नहीं आना चाहता। इसी वजह से वो छुपकर उसे देखने लगता है। अभी वो स्पाइडर बीस्ट यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़कर सीधा उस शिकारी के बेटे की बॉडी के पास आ गया था, जिसे शायद अब वो खाने वाला है। हालांकि यांग काय जैसे ही वहाँ देखता है, तो उसे वो शिकारी का बेटा दिखाई देता है, जो कि पूरी तरह से वेब में लिपटा हुआ था। यांग काय भी सोच रहा था कि अच्छा हुआ सही समय पर आ गया, लेकिन वो स्पाइडर बीस्ट को देखकर ये चीज भी समझ चुका था कि उस बीस्ट का लेवल यांग काय से ज्यादा है। इसका मतलब यांग काय का जीतना भी बहुत मुश्किल है। पर फिर भी अभी जैसे ही वो नोटिस करता है कि वो स्पाइडर बीस्ट उस शिकारी के बेटे को खाने वाला है, तो यांग काय बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। यहाँ वो छलांग लगाते हुए उस बीस्ट को एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद उसने शिकारी के बेटे को बचा लिया था। सबसे पहले वो उसके चेहरे पर से उस स्पाइडर वेब को हटाता है, जिससे कि वो अच्छे से सांस ले सके, और इसके बाद अब वो उसे लेकर वहां से भागने वाला था। लेकिन अब इतने में ही वो स्पाइडर बीस्ट यहाँ हमला करते हुए यांग काय को नीचे गिरा देता है।
यांग काई देखता है कि वो बीस्ट फिर से उसकी तरफ हमला कर रहा है, इसलिए उसने शिकारी के बेटे को दूर हटा दिया था। अभी वो स्पाइडर बीस्ट अपने टेंटिकल से यहाँ यांग काई को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग काई ने उसके टेंटिकल्स पकड़ लिए थे। हालांकि अभी वो स्पाइडर बीस्ट यांग काई की तरफ अपना फेस बढ़ाने लगता है, जो देख यांग काई ने अपने पैर से उसके फेस को दूर हटाना शुरू कर दिया था। इस बीच यांग काई देखता है कि उस स्पाइडर बीस्ट के फेस पर जो छोटे टेंटिकल्स हैं, मतलब उसके दांत, वो अभी इतने बड़े नहीं कि वो यांग काई के करीब पहुंच पाए। इसका मतलब उस स्पाइडर बीस्ट की एज ज्यादा नहीं है। हालांकि अब यांग काई तुरंत ही अपने पैर से उसे दूर हटाते हुए खुद को बचा लेता है और वापस यहाँ पीछे आ जाता है, लेकिन इससे उस स्पाइडर बीस्ट को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब तभी यांग काई कहता है कि तुम्हारे दांत तो बहुत छोटे हैं, इस तरह से तुम मुझे कैसे हटाओगे, जिस चीज से वो स्पाइडर बीस्ट और ज्यादा भड़क जाता है और अपने स्पाइडर वेब से हमला करता है। वो स्पाइडर वेब यांग काई को नहीं लगे थे, जिस वजह से यांग काई को लग रहा था कि शायद उस स्पाइडर का निशाना कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो स्पाइडर बीस्ट असल में अभी वहाँ ऊपर के पत्थरों को अपना टारगेट बना रहा था। उसके वेब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि पत्थर से टकराते ही वहाँ ऊपर की तरफ से वो पत्थर सीधा यांग काई की तरफ गिरने लगते हैं। हालांकि यांग काई तुरंत ही वहाँ से हटते हुए खुद को बचा लेता। वैसे यांग काई जानता है कि इस तरह से अटैक डॉज करते हुए तो वो इस स्पाइडर को नहीं हरा सकता, पर तभी उसकी नजर उस शिकारी के बेटे पर भी पड़ जाती है। वो अभी भी बेहोश था। यांग काई नोटिस करता है कि उस शिकारी के बेटे की बॉडी में पॉइजन फैल चुका है और अगर यांग काई अभी सही समय पर उसे बाहर ना निकाल पाया तो वो यही मारा जाएगा। वैसे तो अभी वो स्पाइडर यहाँ यांग काई की तरफ हमला कर रहा था, लेकिन यांग काई एक बार फिर उसके हमले को डॉज कर लेता है। इसी बीच यांग काई ऊपर की तरफ से बाहर निकलने का रास्ता देखता है, जो कि पूरी तरह से ब्लॉक है। वैसे तो उस रास्ते को क्लियर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यांग काई को हल्का सा टाइम चाहिए। लेकिन उस स्पाइडर बीस्ट के होते हुए यांग काई को टाइम नहीं मिल सकता। इसका मतलब अब खुद की और उस शिकारी के बेटे की जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यांग काई को उस स्पाइडर बीस्ट से लड़कर उसे हराना ही होगा। यही सोचते हुए वो सीधा उस बीस्ट को चैलेंज कर देता है, जो चीज शायद उस बीस्ट ने भी समझ ली थी। इसलिए वो भी यहाँ यांग काई की तरफ अपना स्पाइडर नेट फेंकता है, जो देखकर यांग काई समझ जाता है कि वो बीस्ट भी लड़ना चाहता है। यांग काई ने यहाँ तुरंत ही आगे बढ़ते हुए सीधा उस स्पाइडर बीस्ट के टेंटिकल्स पर हमला कर दिया था, लेकिन वो स्पाइडर बीस्ट अपने टेंटिकल्स को ऊपर की तरफ करते हुए यांग काई के हाथ पर ही हमला कर देता है, जिस वजह से वो टेंटिकल यांग काई के हाथ में घुस चुका था। इससे यांग काई को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन यांग काई गुस्से में चिल्लाता है कि मैं कभी तुम जैसे वाहियात बीस्ट से नहीं हार सकता। इसलिए चिल्लाते हुए यांग काई ने यहाँ अपने दूसरे हाथ से उस बीस्ट को पंच करना शुरू कर दिया था। यांग काई जब पंच कर रहा था तभी उसके हाथ से बहुत ही तेज गोल्डन रोशनी निकलती है और जैसे ही यांग काई टेंटिकल्स पर अपना हाथ मारता है तो वो टेंटिकल्स बीच से टूट जाते हैं, जिसके कारण यांग काई वापस यहाँ नीचे गिर गया था। यांग काई देखता है कि अचानक उसके हाथ से खून निकलना बंद हो चुका है, साथ ही उसे अपने हाथ में भी बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। वो कहता है कि ये गोल्डन बॉडी तो सच में कमाल की है। हालांकि जब यांग काई ऐसा कर रहा था तो उसी दौरान वो स्पाइडर बीस्ट अपने बचे हुए टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए यांग काई पर फिर से हमला करने लगता है, लेकिन यांग काई बहुत ही आसानी से उसके सभी हमले को डॉज करते जा रहा था और इस बीच बार बार पंच करते हुए वो एक एक कर उस स्पाइडर बीस्ट के सभी टेंटिकल्स तोड़ने लग जाता है। वो स्पाइडर बीस्ट भी अब ये चीज समझ चुका था कि वो यांग काई को नहीं हरा पाएगा। इस वजह से वो तुरंत ही अपने स्पाइडर वेब से एक स्टोन को पकड़ते हुए वहाँ ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने हार मान ली हो, लेकिन यांग काई इस तरह के बीस्ट को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता और उस बीस्ट का भरोसा भी नहीं है कहीं अचानक ये भी हमला न करने लगे। इसलिए यांग काई तुरंत ही अपनी वही पड़ी मशाल दो पत्थर की मदद से फिर से जलाता है और आसपास लगे हुए स्पाइडर वेब में आग लगा देता है, जिस कारण पूरी गुफा में वो आग फैलने लगी थी और यहाँ जितने भी स्पाइडर वेब थे वो धीरे धीरे जलने लगे थे। ये आग उस स्पाइडर बीस्ट तक भी पहुँचती है और इससे उसकी बॉडी अब जलने लगी थी। वैसे अब जैसे ही स्पाइडर बीस्ट को दर्द होना शुरू होता है तो वो वहाँ उस स्टोन से नीचे कूदकर आसपास रोल करने लगता है, जिससे वो आग बुझ जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। जो देख यांग काई उसे वहीं छोड़कर सीधा उस शिकारी के बेटे के पास आ जाता है। वो देखता है कि शिकारी का बेटा अभी भी सांस ले रहा है, जो कि एक अच्छी चीज थी। वो यहाँ उसे उठाकर वापस ले जाने के लिए लौट पाता। इसके पहले ही अचानक वो स्पाइडर बीस्ट एक बार फिर अपने स्पाइडर वेब से हमला करते हुए यांग काई को पकड़ लेता है। उसने यांग काई को बांध लिया था,
साथ ही अब वो अपने दूसरे स्पाइडर वेब से यांग काय का एक हाथ भी पकड़ लेता है, जिसकी मदद से वो यांग काय को अपनी तरफ खींचने लगता है। अभी यांग काय ने एक स्टोन से पैर लगाते हुए खुद को वहाँ स्पाइडर बीस्ट के करीब जाने से बचा रहा था। यांग काय हैरान था कि स्पाइडर बीस्ट ने आखिर उस आग को कैसे बुझा लिया, लेकिन वो समझ चुका था कि स्पाइडर बीस्ट की बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, जिस वजह से वो आग स्पाइडर बीस्ट को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाई। हालांकि अभी यांग काय ने जिस पत्थर से अपने पैर को लगा रखा था वो पत्थर टूट जाता है और यांग काय सीधा उस स्पाइडर बीस्ट के सामने पहुंचता है, जहां स्पाइडर बीस्ट ने हमला करते हुए सीधा यांग काय के कंधे पर अपने एक टेंटिकल को घुसा दिया था। इससे यांग काय को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन यांग काय को गुस्सा भी उतना ही ज्यादा आ रहा था। यांग काय तुरंत उसके उस टेंटिकल को तोड़ते हुए यहाँ उस स्पाइडर बीस्ट के ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम जैसे स्पाइडर बीस्ट को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहते हुए वो अपनी पूरी पार से यहाँ एक के बाद एक पंच उस स्पाइडर बीस्ट को मारने लग गया था। हालांकि ये स्पीच गोल्डन बॉडी की वजह से यांग काय के कंधे पर लगी चोट धीरे धीरे खुद को हील करना शुरू कर देती है। साथ ही यांग काय का दर्द भी अब कम हो गया था। वैसे यांग काय यहाँ एक के बाद एक मुक्का मारते हुए उस स्पाइडर वेब को खत्म कर देता है और फिर तुरंत यहाँ शिकारी के बेटे के पास आता है। यांग काय ने अभी उस स्पाइडर बीस्ट के एक टेंटिकल को ले लिया था, जिससे कि वो सामने के वेब हटा सके। यहाँ उन्हें हटाते हुए वो सीधा गुफा के ऊपर आता है, जहाँ अभी वो शिकारी अपनी बॉडी पर लगे हुए उन वेब को ही हटा रहा था। वो जैसे ही सामने से यांग काय को आता हुआ देखता है तो वो खुश हो जाता है और तुरंत अपने बेटे के पास आता है। वो कहता है कि ये ठीक तो है, जिस पर यांग काय कहता है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी में स्पाइडर पॉइजन फैल चुका है जिसे हमें रोकना होगा। इससे उस शिकारी को तो बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी, पर यांग काय कहता है कि चिंता मत करो, मैंने उस माउंटेन पर आने से पहले कुछ मेडिसिन की किताबें पढ़ी थी, जिनसे मुझे पता चला है कि इस तरह की पॉइजनस जगह पर हमें वो मेडिसिन भी मिल सकती हैं जो कि इस तरह के पॉइजन को खत्म करती हो, क्योंकि यहाँ उगने वाले प्लांट बहुत समय से उस पॉइजन के बीच रह रहे हैं। इस कारण उनके अंदर इस तरह के पॉइजन से लड़ने की क्षमता आ जाती है। यही कहते हुए यांग काय ने तुरंत ही अपनी मेडिसिन के बास्केट को उठाकर उस तरह के प्लांट्स को ढूंढना शुरू कर दिया था। वो तुरंत ही उस गुफा के अंदर आता है, क्योंकि वही उन प्लांट्स के होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अभी किस्मत से यांग काय को कुछ दूर आगे आते ही कुछ 3 लीफ सोल फ्लावर्स दिख चुके थे। यांग काय तुरंत उन फ्लावर्स को लेकर बाहर की तरफ आता है, जहाँ वह उनमें से फ्लावर को पीसकर शिकारी के बेटे के घाव पर लगा देता है। ये वही घाव थे जहाँ से वो पॉइजन उस लड़के के बॉडी में फैला था। अब उस लेप को लगाने के बाद यांग काय शिकारी से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैंने ये दवाई लगा दी है, ये उस पॉइजन को बिल्कुल स्लो कर देगी। इससे तुम्हारा बेटा खतरे से बाहर है, लेकिन अभी इसे कुछ देर आराम की जरूरत है। जो सुनने के बाद शिकारी तुरंत ही हाथ जोड़ते हुए यांग काय के सामने बार बार बो करने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। मेरे घर में मेरे पास जितने भी घोड़े और जितना भी पैसा है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यांग काय कहता है कि मुझे अब ये सब नहीं चाहिए। वैसे भी आपने पिछले दिन मुझे खाना खिलाया था, तो यही समझ लीजिए कि मैंने उस खाने की कीमत चुका दी। यांग काय उसे बताता है कि उसने जो मेडिसिन अभी उस बच्चे को दी है वो पूरी तरह से उसे ठीक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यांग काय को अभी पूरी तरह से मेडिसिन की नॉलेज नहीं है और वैसे भी वो एक डॉक्टर नहीं है। यांग काय कहता है कि अभी ये खतरे से बाहर है, लेकिन आपको इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा, जिस पर वो शिकारी हाँ करता है। वैसे अभी ये लोग यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अभी उस बच्चे को कुछ देर आराम करने की जरूरत है। तभी वो शिकारी नोटिस करता है कि यांग काय के कपड़े लड़ाई में फट चुके हैं, इसलिए वो कहता है कि आप इन कपड़ों को उतार क्यों नहीं देते। जो सुनकर यांग काय ने थोड़ा सा गलत समझ लिया था। यांग काय कहता है कि मैंने अभी तो तुम्हारी मदद की, तुम ये कैसी बात कर रहे हो। जिस पर वो शिकारी कहता है कि आप गलत समझ रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने सिल देता हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से फट चुके हैं। जो जानने के बाद यांग काय पहले माफी मांगता है और बाद में उसे वो कपड़े दे देता है। उन्होंने अभी वहीं आग भी जला ली थी, क्योंकि लगभग शाम होने लगी है। इस बीच वो शिकारी यांग काय से कह रहा था कि उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से उसी ने अपने बेटे को पाला है। उसका बेटा बहुत शरारती है, जिस वजह से वो अक्सर जंगल में जाता और इससे उसके कपड़े फट जाते, जिस कारण शिकारी को कपड़े सिलना भी सीखना पड़ा। वो कहता है कि वैसे तो ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके बारे में मैं किसी को बताऊं, लेकिन फिर भी ये कभी कभार मेरे बहुत काम आती है। वैसे भी मैं तुम्हें कुछ देने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इस पर यांग काय कहता है कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, वैसे भी आपके कारण ही मुझे वो मिल पाया जिसकी मैं तलाश में आया था। वो बताता है कि जिस 3 लीफ सोल फ्लावर से उसने शिकारी के बेटे को ठीक किया, वो असल में वही फ्लावर है जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था।
ये सुनकर वो शिकारी भी बहुत खुश होता है। हालांकि अभी यांग काई थोड़ा सा हैरान था। वो सोच रहा था कि मैं पूरे माउंटेन पर घूमा, लेकिन मुझे ये 3 लीफ सोलफ्लावर कहीं नहीं मिली। लगता है कि ये 3 लीफ सोलफ्लावर इसी तरह की गुफाओं में उगती होगी, पर ये चीज तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ उस गुफा के अंदर तो रोशनी आती ही नहीं। वैसे यांग काई अपने साथ और भी कई सारे अलग अलग प्लांट्स लेकर आया था। वो सभी उसे उस 3 लीफ सोलफ्लावर के पास ही मिले थे। वैसे तो यांग काई को उनके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन उस किताब में भी नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि उसे इन्हें रख लेना चाहिए, शायद ये बाद में कुछ काम आ जाए। और वैसे भी वापस मिस्टर मेंग के पास पहुंचकर तो उसे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। वैसे उस शिकारी ने अब तक यांग काई के कपड़े सिल लिए थे, इसलिए वो कहता है कि ये काम तो पूरा हो गया, लेकिन अगर हम फ्यूचर में फिर कभी मिले तो मैं आज आपने जो मेरी मदद की उस चीज का बदला जरूर चुकाऊंगा। इस पर यांग काई कहता है कि वो दिन जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे अपने कपड़े ही वापस दे दीजिए। असल में यांग काई को अभी बहुत ठंड लग रही थी, जो सुनकर वो शिकारी तुरंत उसे उसके कपड़े दे देता है। अब यांग काई भी अपने कपड़े पहन लेता है और इसके बाद सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट हो चुका था। हम देखते हैं कि यांग काई अपने लिंग ज़ियाओ पवेलियन वापस लौट आया है, जहां वो सबसे पहले अपने घर की तरफ आ रहा है। वो अभी शिकारी के बनाए हुए कपड़े की तारीफ कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी हुई है। इसी बीच उसका ध्यान सामने सबसे आगे खड़े एक लड़के पर जाता है, जिसने अपने हाथ से एक मशाल पकड़ रखी थी। यांग काई कहता है कि अभी तो दिन का समय है, आखिर ये मशाल लेकर मेरे घर के सामने क्या कर रहा है, लेकिन उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे आप एंड स्क्रीन पर क्लिक कर और भी वीडियोस देख सकते हैं, पर इससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।